आजम भाई आपकी आ रही लेकिन सर की नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर को बताए नवीद भाई। सर का माइक ऑफ है। जी, अब आ रही है। यस सर, अब भाई आ रहा अस्सलाम यस सर। वालेकुम। अच्छा, यस तो सर अभी आ रही। मैं ये कह रहा था कि हम पिछले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, यानी टॉपिक्स जो पढ़े हैं ना, फ्लो तीन, काइटे फ्लो और पॉइजले फ्लो, उसी से रिलेटेड कुछ। सर जी, सर पॉइजले फ्लो नहीं पढ़ा हमने लेक्चर 18। पॉइजले फ्लो नहीं पढ़ा? नहीं सर। नहीं हाँ सर। सर। तो फिर दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है। जी अच्छा, सर फिर पहले शायद तो नहीं। आप लोगों को आए। उन्होंने पढ़ा होगा। चलें फिर पॉइजले फ्लो की बात करें। ये लें, पॉइजले फ्लो आ गया। तो फिर तो अभी हम वो बात नहीं कर सकते। तो पॉइजले फ्लो जो है, इसकी डेफिनेशन हमने उस वक्त बनाई थी जब हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम फार्मूलेशन की, फॉर अ स्टेडी यूनिडायरेक्शनल फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो उस वक्त हमने बात की थी कि इन पैरेलल प्लेट्स में जो फ्लो है उसको कॉज करने की दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा मोशन ऑफ द वॉल्स। तो ऐसे फ्लोज जिनमें मोशन ऑफ द वॉल इन्वॉल्व होगी उसे हम क्वाइटे फ्लो कहेंगे, चाहे उसमें प्रेशर ग्रेडियंट है या नहीं। अगर वॉल मूव कर रही है तो दैट विल बी क्वाइटे फ्लो। और अगर वॉल्स एट रेस्ट हैं तो फिर डेफिनेटली प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होगा। तो इस तरह के फ्लो को हम पॉइजले फ्लो कहेंगे। तो ये प्लेन पॉइजले फ्लो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्रीज में है, फ्लैट ज्योमेट्री में है। और अगर यही पाइप जो है सर्कुलर ज्योमेट्री यानी पाइप या सिलेंडर में होगा तो फिर हम इसको हैगन पॉइजले फ्लो कहते हैं। तो ये इनकी एक तरह से डेफिनेशन हैं। सिंपल काइटे फ्लो, नाम है सिंपल काइटे फ्लो, तो इसमें ये नहीं बताया कि जी प्लेट्स हैं, स्टेडी है, ये वो नाम है। तो इसका मतलब है नाम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन होगी फिर वो सारी इंफॉर्मेशन। इसी तरह जनरलाइज्ड काइटे फ्लो भी नाम है, कुछ नहीं बताया स्टेडी अनस्टेडी क्या है, तो वो भी नाम है, तो इसका मतलब उसकी डेफिनेशन। इसी तरह ये प्लेन पॉइजले फ्लो या हैगन पॉइजले फ्लो, इनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो इनकी डेफिनेशन यही है जो इनकी फ्लो एजम्पशन। जैसे प्लेन पॉइजले फ्लो क्या है, दिस इज अ स्टेडी लैमिनर फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स caused because of the applied pressure gradient keeping the side wall the both walls at rest। तो ये इसकी डेफिनेशन, हम इसको किसी भी अल्फाज में बता सकते हैं। मतमा नजर ये है कि हमने ये बताना कि ये टू पैरेलल प्लेट्स के दरमियान फ्लो हो रहा है, तो जो जहाँ पे इसकी दोनों वॉल्स एट रेस्ट हैं, और फ्लो जो हो रहा है खालिसतन बिकॉज ऑफ द अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह सिंपल काइडे फ्लो, जनरलाइज्ड काइडे फ्लो, इन सब की हमें ये डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो ये मैं बात वैसे ही मुझे जहन में आ गई कि बार बार ये हर दफा बताते हैं जिस क्लास को भी पढ़ाते हैं। तो अभी आपका सेमेस्टर खत्म होगा तो आज ही एक लेटर आया हुआ था, अभी एडमिशन की एडवर्टीजमेंट देनी है, तो कौन कौन सा एडमिशन करना है डिपार्टमेंट में। तो एमएस में जब आप लोगों में से कुछ लोग अप्लाई करते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई ये प्लेन पॉइजले फ्लो क्या होता है, तो वो देखता रहता है हमें। तो हम उनसे पूछते हैं अच्छा भी तुमने किससे पढ़ा, तो वो यही कहते हैं कि आपसे पढ़ा है।
तो हम बार बार बता दें कि ये चीजें याद रख लें, ये चीजें आनी चाहिए, लेकिन फिर भी याद नहीं रखते बच्चे। तो ये बार बार इसलिए मैं आपको इसका वो याद दिलाता हूँ और आपको ये जहन नशीन करनी चाहिए चीजें। तो ये प्लेन पॉइजले फ्लो की डेफिनेशन, तो इसमें हमने ये कर लिया। फ्लो ज्योमेट्री हमारी ये है, पैरेलल प्लेट्स हैं और बोथ प्लेट्स आर एट रेस्ट। ये जो है लोअर प्लेट की वेलोसिटी भी जीरो है और अपर प्लेट की वेलोसिटी भी जीरो है। दिस मींस दे आर एट रेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमने ये काम किया है कि आप ये देख रहे हैं कि दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। अब हमने कॉर्डे फ्लो के तनाजुर में देखें तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सेंटर में रख दिया है। इसकी एक वजह है, यानी अगर हम ना भी रखें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह रखने से हमें कुछ फायदा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रखा है। मिसाल के तौर पे ये भी मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहता हूँ। ये आपका जर्नलाइज्ड कार्टे फ्लो था और ये इसकी प्रोफाइल थी। तो आपने देखा था कि जब जैसे जैसे हम अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट अल्फा बढ़ा रहे हैं फेवरेबल, तो ये पैराबोलिक होता जा रहा है प्रोफाइल। और बहरहाल ये बायस्ड पैराबोला है, अपर हाफ में ही इसका पीक रहता है, वो इस वजह से कि ये वॉल भी मूव कर रही है। और यही बात है कि ये वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रही है। अगर ये वॉल मूव ना कर रही होती तो ये यहाँ से ग्राफ शुरू होता, कर्व, और ऐसे करके पैराबोला बिल्कुल सिमेट्रिक बनता। तो यानी यहाँ से हमने वो तब भी कहा था कि जब प्रेशर ग्रेडियंट इनफाइनाइट होगा, वेरी लार्ज होगा, तो ये लोकेशन ऑफ मैक्सिमम जो है ये सेंटर लाइन को अप्रोच करेगी, तो सिमेट्रिक पैराबोला बनेगा। और फिर भी सिमेट्री थोड़ी सी बायस्ड होगी, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो 1 पे आके हिट करेगा और नीचे वाला 0 पे आके हिट करेगा। तो अगर ये अपर प्लेट की मोशन ना होती तो ऊपर वाला ब्रांच भी जो है 0 पे जाती और लोअर भी 0, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्रिक बनता। तो यही केस हमारा जो है मौजूदा फ्लो में है ये। तो इसमें जो फ्लो है बिल्कुल ये पैराबोलिक बनता है, और इसमें जो पीक ऑफ द पैराबोला है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द चैनल आती है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इस सेंटर लाइन के ऊपर जो फ्लो मैकेनिज्म, जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो नीचे है, दिस इज द सेम। तो मैथमेटिकली ये होता है कि जब इस तरह की सिमेट्रीज आ जाती हैं तो यूजुअली वी अवॉइड द रेपिटेशन। हम ये नहीं चाहते कि एक ही चीज को 2 दफा एनालाइज करें, तो फिर हम क्या करते हैं, एक ही डिफरेंट चीज को ले लेते हैं। तो अब हमारे पास ये एक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि हम सिर्फ अपर हाफ ऑफ द चैनल के फ्लो को स्टडी कर लें, इसमें क्या वेरिएशंस हैं। जो वेरिएशंस इसमें हैं वही नीचे वाले में, क्योंकि अब नाउ द फ्लो इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर लाइन। यही वजह है कि हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ द चैनल पे कोऑर्डिनेट एक्सिस रख दिया। हाँ, अलबत्ता अगर हम ये रखें कि यहीं पे रख दें कार्टे फ्लो की तरह, तब भी गलत नहीं होगा, तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिकली जो एक चीज बेहतर होती है, यानी जो मैथमेटिक्स हम जब कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गैर जरूरी चीजें ना करें। तो ये अब नीचे वाले को भी साथ ही लेके के चलते रहते और दोनों में सेम चीजें हैं, तो दिस वाज नॉट एन अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। तो इसलिए ये प्रेफर किया गया कि अपर हाफ या लोअर हाफ को हम कंसीडर कर लें। तो अपर हाफ में चीजें पॉजिटिव हैं, तो इसलिए एक ही हाफ को चैनल को हाफ ऑफ द चैनल को कंसीडर किया। यही वजह है कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सेंटर ऑफ द चैनल पे फिक्स किया है। अलोंग द सेंटर लाइन एक्स एक्सिस is placed and vertical to that y axis is placed। तो ये हमारे पास अब सेंटर लाइन पे जो
सिचुएशन है दैट इज y इक्वल टू 0। हालांकि पिछले फ्लोज में y इक्वल टू h/2 था, अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 है। चैनल विड्थ h ही है, ऊपर भी h/2 डिस्टेंस है, नीचे भी h/2 डिस्टेंस है। तो अब अपर प्लेट y इक्वल टू प्लस h/2 पे है और लोअर प्लेट एट y इक्वल टू माइनस h/2 पे है। तो टोटल विड्थ जो है गैप की ये h ही बनती है। तो सिर्फ ये वजह है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फ्लो अबाउट द सेंटर लाइन हम ये चूज करते हैं कि हम सिर्फ एक ही पार्ट यानी आधे चैनल में ही जो फ्लो हमारा मतलब नजरिए के फ्लो में जो वेरिएशन है उसको कैप्चर करना है ना, तो वो तो यही पूरा हो रहा है, तो फिर हमें पूरे को कंसीडर करने की जरूरत नहीं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे रखा। तो अब बिकॉज दिस फ्लो इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो यही वाली है जो इस केस में थी पाइजले फ्लो में, ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें dp/dx अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट है और यू नो कि हमें इसे कांस्टेंट रखना है। अगर हम इसको वेरिएबल रखते हैं, x का फंक्शन रखते हैं dp/dx को, तो ये इक्वेशन वायलेट हो जाती है, u x का फंक्शन भी आने लगेगा जो कि गलत है। तो ये सारा सिस्टम ही गलत हो जाएगा कि पीछे हमने x से इंडिपेंडेंट लेके इक्वेशन बनाई और अभी x पे डिपेंड करा दें, दिस विल बी रॉन्ग। तो ये एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि dp/dx इज टेकन एज कांस्टेंट। तो बर्निंग इक्वेशन हमारी यही है, तो वो यहाँ पे हमने नहीं दी, पीछे उसका नंबर बता दिया। तो अच्छा, दो अप्रोचेस हैं जो अभी हमने बात की कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करने की। अब बाउंड्री कंडीशंस की बात है, तो बाउंड्री कंडीशंस में दो अप्रोचेस हैं। देखें, अब एक ये जब हम लेते हैं ना 0 to h/2, तो अपर प्लेट जो है वो h/2 पे है, तो यहाँ पे तो ये बाउंड्री मौजूद है, फिजिकल बाउंड्री। इस पे कंडीशन क्या है, वेलोसिटी 0। अब y इक्वल टू 0 पे तो सेंटर लाइन है, ये मैथमेटिकल बाउंड्री तो है। हम कह रहे हैं हमारी डोमेन 0 से h/2 तक है, तो ये उसका डोमेन का एंड पॉइंट है एक। तो ये मैथमेटिकल बाउंड्री तो है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल बाउंड्री नहीं है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैथमेटिकली तो बाउंड्री मौजूद है यहाँ पे, यानी y इक्वल टू 0 अब इस इंटरवल की बाउंड्री है। तो अब यहाँ पे कंडीशन आपको पता है कि सेंटर लाइन पे इस हर जगह पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं, हर जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम है बनिस्बत बाकी जगहों के, चैनल के बाकी लोकेशंस के। तो जैसे ये पैराबोला नजर आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की पीक है, मैक्सिमम है वेलोसिटी। तो एट द सेंटर लाइन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या कंडीशन होती है कि डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो सेंटर लाइन पे हर जगह पे डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट अप्रोच में हमने यही किया। सेकंड अप्रोच में ये हमारी बात हमने जो भी की कि एट अपर प्लेट वेलोसिटी इज 0 एंड एट द सेंटर लाइन derivative of velocity is 0 because at the center line velocity is maximum। हाँ, फर्स्ट अप्रोच जिसका नाम दे दिया गया अदर अप्रोच कह लें, वो ये है कि हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी तरह रखते हैं जो है ना ये जैसे कि अभी रखे हुए हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस वही लेते हैं, पूरे चैनल को कंसीडर करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस तो ये है कि एट द वॉल्स और एट रेस्ट, तो अपर प्लेट h/2 पे है, लोअर प्लेट -h/2 पे है, तो दोनों प्लेट्स एट रेस्ट हैं। तो ये बाउंड्री कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ दोनों अप्रोचेस हैं कि हम जो है फिजिकल बाउंड्रीज की कंडीशंस को ही यूज करना चाहते हैं या अगर मैथमेटिकल बाउंड्री कंडीशंस को यूज करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए दोनों चीजें हैं। तो हम बहरहाल इसको प्रेफर करेंगे। तो ये अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आ गई हैं, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वाली, तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये। अब क्योंकि हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी डिटेल के साथ निकाली थी, तो अब हर फ्लो में हम इसकी डिटेल नहीं देंगे, लेकिन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आपको डिटेल देनी चाहिए होगी। तो ये बाउंड्री कंडीशंस आ गई।
इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया 2 दफा, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन a एंड b। तो हमने 26 और 27 को यूज करके ये निकाल सकते हैं। तो और हमने ये फाइंड किया कि a इज 0, b इज इक्वल टू माइनस s स्क्वायर ओवर 8 म्यू dp बाई dx। तो ये जो प्रोसीजर है सारा निकालने का, ये बुक में गिवन है, तो इसलिए मैं डिटेल्स यहाँ पे नहीं लिखता उसकी, ये तो सिंपल स्टेप्स है, यहाँ पे लिखने का फायदा नहीं था, तो आप उसको बुक से भी देख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आए और वी गॉट द फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है वेलोसिटी प्रोफाइल का। अब आप देखें, दिस इज y ओवर एक्स स्क्वायर, तो y में क्वाड्रेटिक है, तो दिस इज पैराबोलिक प्रोफाइल। और dp बाई dx को देखें तो ये इस ब्रैकेट के बाहर है। अगर dp बाई dx को हम 0 कर दें तो ये सारा सॉल्यूशन ही 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी इज 0। यानी अगर अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, यानी फ्लो नहीं है, बिकॉज दिस फ्लो इज ओनली बिकॉज ऑफ द अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट। और अगर प्रेशर ग्रेडियंट ही एब्सेंट कर दें तो फ्लो ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है पाइसले फ्लो का। इसको हम जो है नॉन डायमेंशनलाइज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि हमारे पास h कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मौजूद है विच इज द विड्थ ऑफ द चैनल, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी मौजूद नहीं है अपेरेंटली। देखें यहाँ पे कोई मोशन ऑफ द बॉल कैपिटल U नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें अपने सॉल्यूशन को नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट रेफरेंस वेलोसिटी चाहिए। तो वो रेफरेंस वेलोसिटी हम कैपिटल U अभी कह रहे हैं कि सूटेबल रेफरेंस वेलोसिटी है व्हिच कैन ईदर बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो। यहाँ पे और है, यानी एवरेज वेलोसिटी हो सकती है वो या तो इस फ्लो की, या मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है इस फ्लो की। यानी जो भी रेफरेंस क्वांटिटीज हैं, ये पहले भी हमने बात की, वो खालिसतन इस फ्लो की होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम ऐसी कैपिटल U लिख दें रेफरेंस वेलोसिटी, नहीं, हमें पता हो या हम बताएं कि वो कौन सी हो सकती है, तो वो हम यूज करें, तब ये नॉन डायमेंशनलाइज होता है। तो कैपिटल U या तो एवरेज वेलोसिटी है इस फ्लो की या मैक्सिमम वेलोसिटी है, उससे हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s स्क्वायर ओवर 8 म्यू u dp बाई dx, और ये अंदर का नॉन डायमेंशनल है। सर कैपिटल तो U ये मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। स्क्वायर ओवर 8 म्यू u dp बाई dx जो है दिस इज कॉल्ड अल्फा हियर, इसको हमने अल्फा कह दिया। तो u बार इक्वल टू अल्फा इनटू 1 माइनस 4 y बार स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन है प्लेन पाइसले फ्लो का। इसमें अब हम साफ देख सकते हैं कि अल्फा 0 करने से सॉल्यूशन वैनिश हो जाता है, और बाकी इसमें जो है ये पैराबोलिक प्रोफाइल है, और ये अल्फा जो है इसका ग्रेडियंट है, बाहर इसके कोएफिशिएंट में आया हुआ है। तो जितना अल्फा बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये पैराबोला जो है हाई पीक होती जाएगी इसकी, जो है ना इसका, यानी पीक ऊपर से ऊपर जाती जाएगी। तो क्या मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी है? इस सॉल्यूशन में देखें तो अल्फा बढ़ाने से क्या होगा, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली और रिमेन एंड विल रिमेन पैराबोलिक इन शेप। उसका जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक रहेगा। तो इसमें अब यही बात लिखेंगे, अल्फा 0 पे ये होगा। तो ये हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है ना अब वो बात कर ली कि तीसरे किस्म का फ्लो भी डिस्कस कर लिया। 3 किस्म के हमने फ्लोज की बात की थी वहां पे। ये बहरहाल उसमें दूसरी सिचुएशन का बनता था। एक सिचुएशन हमने उस वक्त ये कही थी कि जब हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे थे तो हमने कहा था फ्लो कैसे होगा, या तो प्रेशर ग्रेडियंट से होगा या वॉल से होगा। तो फिर हमने कहा था कि खालिसतन जो वॉल्स की मोशन की वजह से फ्लो होंगे दैट विल बी क्वाइटे फ्लो, और जिनमें वॉल एट रेस्ट होगी और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट होगा दैट विल बी पॉइजले फ्लो। तो काइटे फ्लो के 2 केस थे। एक ऐसा केस कि वॉल तो मूव करेगी ही हमेशा क्योंकि काइटे फ्लो है,
और प्रेशर ग्रेडियंट अगर नहीं है तो दैट विल बी सिंपल काइट फ्लो, और अगर प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो वो जनरलाइज्ड काइट फ्लो होगा। वो हमने दोनों पहले कर दिए। और ये अब तीसरी सिचुएशन थी कि देयर इज नो मोशन ऑफ द वॉल, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट है फ्लो, तो ये पॉइजले फ्लो है, प्लेन पॉइजले फ्लो, तो ये हमने तीसरा केस भी कर लिया। तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालना। अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ द चैनल पे है तो वो फिक्स करेंगे इसमें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, वो निकालनी है। शेयरिंग स्ट्रेसेस के आपको फार्मूले पता है। वो सारी जो कैलकुलेशन आपने पिछले फ्लोज में की थी, वो सारे के सारी चीजें इस फ्लो में भी कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका काम है। ये हम थोड़ा समराइज कर रहे हैं कि अब हम इसकी ओवरऑल पिक्चर देख सकते हैं कि सिंपल काइट फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल, ये वेलोसिटी वेक्टर ये था, u वाज फंक्शन ऑफ y ओनली, v0 w0 और dv by dx 0 था। तो ये सिंपल काइट फ्लो था। उसी तरह का वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट नॉन जीरो है, तो दिस इज जनरलाइज्ड काइट फ्लो। और उसी तरह का वेलोसिटी वेक्टर है यूनिडायरेक्शनल स्टेडी, और प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो नॉन जीरो है। ये प्लेन पॉइजले फ्लो है। इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इसमें प्लेट्स मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वन अपर प्लेट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसमें क्या है, बोथ द प्लेट्स आर एट रेस्ट। तो इसमें दोनों प्लेट्स एट रेस्ट हैं। ये तीनों फ्लोज हमने पढ़ लिए। तो इसकी ओवरऑल समरी जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो ये था भाई कि हमने प्रॉब्लम फार्मूलेशन करना इसमें सीखी है बुनियादी तौर पे। ठीक है, सबसे बुनियादी और अहम बात जो इस सारे लेक्चर में है वो ये है कि हमने प्रॉब्लम फार्मूलेशन सीखी है। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में सीखी है, एक्चुअली वी वर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट सम फ्लो प्रॉब्लम्स। तो फ्लो प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम फार्मुलेट ही करना होता है, फिर उसकी इक्वेशंस आती हैं, बाउंड्री कंडीशंस आती हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं और देन एनालाइज करते हैं ना। ये सारे इसके फेजेस हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने इनको पॉइंट्स की सूरत में लिखा है कि जब भी हमने कोई फ्लो स्टडी करना होगा तो हमें इन मराहिल में से गुजरना पड़ता है कि केयरफुली अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब द फ्लो टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो जो हम फ्लो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, चाहे हमने खुद सोचा है या हमें किसी ने कहा है कि भाई ये फ्लो है, तो हम उसके बारे में केयरफुली उसकी डिस्क्रिप्शन को जो है ना अंडरस्टैंड कर लें, अपने जहन में डिस्क्राइब कर लें, और फिर क्या करें, डेवलप अ क्लियर इमेजिनेशन ऑफ फ्लो ज्योमेट्री इन योर माइंड। फिर अपने जहन में हम उस फ्लो की ज्योमेट्री जो है वो अपने जहन में इमेजिन कर लें कि किस तरह की सिचुएशन है, फ्लो कंडीशंस, फ्लो और फ्लो ज्योमेट्री, और फिर उस ज्योमेट्री को ड्रॉ करें और कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर दें ताकि मैथमेटिक्स लिखा जा सके, वेलोसिटी वेक्टर्स वगैरह लिखा जा सके। तो उसके साथ ये कर दें, लिस्ट डाउन द फ्लो असम्पशंस, स्टेडी है, लैमिनर है, यूनिडायरेक्शनल है, जो भी उसकी असम्पशंस हैं वो सारी की सारी वहां पे लिस्ट बना लें, लिस्ट डाउन कर लें वन बाय वन ताकि हमारे सामने रहे। तो इस सारे सिचुएशन, ये सारा कुछ करने के बाद जब कॉर्नर सिस्टम भी लगा दिया, ज्योमेट्री भी ड्रॉ कर दी, सब कुछ समझ लिया, फ्लो असम्पशन सामने है, तो फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होगी उस प्रॉब्लम की, वो हमारे पास क्या होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो हम एक अप्रोप्रिएट वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे उसके लिए कि इस फ्लो का ये एक वेलोसिटी वेक्टर बनता है। उस फ्लो के असम्पशन के तनाजुर में हमने ये करना है, और फिर इस वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस पे अप्लाई करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फर्दर सिंप्लीफिकेशन देगी या फिर यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक इक्वेशन की शक्ल में ही रहेगी, तो उसे हमें फिर सॉल्व करना होगा। फिर क्या है, तो बहरहाल आपके केस में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है, आप जो जिन फ्लोज को स्टडी कर रहे हैं उन केसेस में मोस्टली 90% केसेस में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको कोई इंफॉर्मेशन देगी जिसकी वजह से वेलोसिटी वेक्टर फर्दर रिफाइन होगा। तो उस रिफाइंड वेलोसिटी वेक्टर को नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस में फिर हमें यूज करना होगा और उनको सिंप्लीफाई करना होगा, और वहां से जो इक्वेशंस मिलेंगी वो हमारी गवर्निंग इक्वेशंस होंगी। फिर हमें बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, तो फिर
दोबारा हमें फ्लो ज्योमेट्री और फ्लो एजम्पशंस की तरफ ध्यान करना होगा और उनसे देख के हमें एप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस लिखनी होगी। और जब हम ये काम करने में कामयाब हो गए, ये बात जो है कि जब हमने ये काम कर लिया कि गवर्निंग इक्वेशंस और बाउंड्री कंडीशंस बिल्कुल सही हासिल कर ली, तो बहुत सारा हमारा काम हो गया। क्योंकि अब इन चीजों को जब हम सॉल्व करेंगे तब तो कोई इस पर कोई मेथड लगाएंगे ना, तो मेथड तो हम अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे। मेथड तो जो उस पर सूटेबल होगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और मेथड के स्टेप्स जो है अपनी मर्जी से नहीं होते हमारे, वो तो जो मेथड के स्टेप होंगे वो करते जाएंगे तो एक अल्टीमेटली करेक्ट सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये बुनियादी काम है कि जो है ना हमें प्रॉब्लम फार्मूलेशन में इन चीजों का ध्यान करना होता है। अगर प्रॉब्लम फार्मूलेशन सही है तो फिर आगे सोल्यूशन भी सही आएगा और उसकी बुनियाद पे हम फ्लो एनालिसिस सही कर सकेंगे। अगर नहीं तो फिर अगर ये इक्वेशन ही सही नहीं है, फिर आगे जो मर्जी हम कर लें कोई हमारे पास काम की बात नहीं आएगी। तो ये है सारी बात हमारे पास। तो कोई सवाल है तो पूछें आप। सर जी सर ये पूछना था कि सर वो जो हमने नॉन डायमेंशनलाइज में जो कैपिटल यू ली है वो तो मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए ना? नहीं, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है, वो वेलोसिटी होनी चाहिए कोई, लेकिन उसकी डायमेंशन वेलोसिटी की होनी चाहिए। तो हम इस प्रॉब्लम में दो वेलोसिटीज निकाल सकते हैं ना। अच्छा, उसको करना कैसे, आप ये इसमें सोच रहे होंगे कि ये कहां से आएगी। अब जब आप इसको सोल्यूशन को बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे ना तो आप देख सकेंगे कि आपने कौन सी अप्रोच यूज की है, पहली या दूसरी। उसी के हिसाब से आप सेंटर, अगर दूसरी अप्रोच यूज की है तो y इक्वल टू 0 जो है इसकी दूसरी अप्रोच से किया हुआ है मेरा ख्याल है। तो y इक्वल टू 0 जो है इसकी सेंटर लाइन है और वहां पे सोल्यूशन मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी। तो इस चीज से फिर आप डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से, तो इस चीज से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो आपके पास सिर्फ वेलोसिटी की वेरिएशन बच जाएगी है। तो जो ये कैपिटल यू है वो फिर ये सारा यही बनेगा, ये तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन। अब इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे तो फिर हम जो यू बार कहेंगे दैट विल बी यू ओवर दिस इक्वल टू दिस, तो फिर ये हमारा डायमेंशनलेस सोल्यूशन होगा। हाँ, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो हम इसी सोल्यूशन की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फार्मूला है ना हमारे पास, 0 से h/2 तक इंटीग्रेट करें और h/2 से डिवाइड करते हैं और वो जो चीज निकलेगी फिर उससे डिवाइड करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो यानी हमने वेलोसिटी को वेलोसिटी से नॉन डायमेंशनलाइज करना है। तो हमारे इस प्रॉब्लम में दो वेलोसिटीज एक्स्ट्रा मौजूद हैं, एक मैक्सिमम वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। हम उन दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। सर पिछले टॉपिक्स में तो सिर्फ हम मैक्सिमम वेलोसिटी जो कैपिटल यू कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, ये बात गलत है, मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने कहा रेफरेंस वेलोसिटी बेटे, वहां पे रेफरेंस वेलोसिटी प्लेट की वेलोसिटी थी। आपको किसने कह दिया कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी है? ये तो देखो, ये जो है कैपिटल यू जो है मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है भाई, ये देखो तो ये वेलोसिटी तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहाँ पे आई हुई है, कैपिटल यू यूज की थी। इस ग्राफ में देखो कैपिटल यू हमने इसको यूज किया, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये रेफरेंस वेलोसिटी थी एप्रोप्रिएट, तो वो तो 1 है। अब ये तो 1 से ऊपर जा रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी यूज नहीं की, रेफरेंस वेलोसिटी यूज की, दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ द अपर प्लेट। हाँ, सिंपल कार्डियो फ्लो में वो वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी थी, लेकिन हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का नाम नहीं लिया। हम जब भी कहते हैं हम ये कहते हैं एप्रोप्रिएट रेफरेंस वेलोसिटी, वो आप खुद ही बताते हैं। देखें, एक बच्चा मैक्सिमम वेलोसिटी यूज करके नॉन डायमेंशनलाइज कर ले, एक बच्चा एवरेज वेलोसिटी यूज करके नॉन डायमेंशनलाइज कर ले, दोनों के रिजल्ट सेम है और हम दोनों एक के रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चीज उसने नॉन डायमेंशनलाइज की है, यू से डिवाइड किया, वो उसने कहीं छुपाया तो नहीं, बताया है ना, हम उसको उसमें डाल के दोबारा असल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जी सर। और जी अच्छा, और कोई बात नहीं है तो नवीद फिर अटेंडेंस लगा लें। जी सर, मैं लगाता हूँ सर। सर वो पेपर का पूछना था सर। पेपर तो आपने जमा ही नहीं किया तो क्या पूछेंगे सर जमा किया सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दी थी ना
जो देख लें आप कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ये जो है ना, आप लोगों ने ऐसा गलत काम किया कि पहले कहने के बावजूद भी ना, जिन बच्चों ने मुझे ईमेलें की है ना, मैं तो पागल हो जाता हूँ कि ईमेलें तलाश करके। आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए ना, उसको मैं यहाँ पे लाऊं। अब तो हमें यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि भाई आप इनको कह दें कि अब हम आपके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो अब आपके तो नंबर पे देंगे, ये जितना आप हमें तंग करेंगे, हम तो इससे मजे में नहीं आ रहे ना। अब ये जनाब वो जो फाइलें गुम हो जाती हैं, मेरी बात सुन ले पहले। पिछली यस दफा सर। भी जो है ना, बच्चों ने ऐसे किया तो फिर रिजल्ट हम बार बार भेज दें। अच्छा क्या होता है, कुछ बच्चे आ जाते हैं जी सर रिजल्ट भेज दें, हमने अप्लाई करना है कहीं पे, हम तो भेज देते हैं रिजल्ट। अच्छा वहां पे वो हमें मेल करते हैं कि आपके रिजल्ट पूरा नहीं है, फिर हम कहते हैं कि अच्छा भी मैंने जो भी हमसे होता है, वो आपकी फाइलें जो आप ये ईमेलें करते हैं, हम उनको जहां भी रखते हैं वो प्रॉपर नहीं आती हैं। वो फिर वहां से बंदा आता है एग्जामिनेशन का, वो बारी बारी देखता है, तो वो जब हमारी बारी आती है फिर वो ये सारा काम हमारे कंप्यूटर पे बैठ के करके फिर रिजल्ट फाइनल करता है। तो अब तो मैं ईमेल्स को ट्रीट ही नहीं करूंगा ना, मैं उनको इधर डालूंगा ही नहीं। और मैंने तो कुछ ऐसा भी कर दिया था कि मैं जो ईमेल्स आती है मैं उनको डिलीट भी करता जाता हूँ साहब। कि ये तो कोई तरीका नहीं है। लड़के मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं मैसेज, व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया हुआ है भाई। अब बताओ कि भी ये इधर आ गया, मैं इसको गूगल क्लासरूम में कैसे डालूंगा? मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारा काम करता रहूं ना। आप लोगों को एक तरीकाकार बताया गया, पेपर नहीं पूरा हुआ तो ना सही, अब तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। आप लोग ये बात नहीं समझते, अगर मगर जब तक होता है ना तब ये काम चलता है। मेरे पास अब अगर मगर नहीं होगा, आपने इसको माइंड नहीं करना बात को, क्योंकि यू हैव डन द मिस्टेक, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। कि आपको जब मैंने एक मैसेज करके बताया कि भाई आपने पेपर पहले कर देना है अपलोड, फिर भी आप कहते हैं क्योंकि हम आपको एंटरटेन करते हैं तो आप ऐसे करते हैं। अब जब एंटरटेन नहीं करेंगे तो आप देखना आगे करेंगे भी नहीं ऐसे, तो ये तो नेचुरल है। तो पेपर जिसके आए हैं गूगल क्लासरूम में उन्हीं को मैं देखूंगा। वो तो पहले अपने डिपार्टमेंट से कहे ना भी हम नहीं अपलोड कर सके, डिपार्टमेंट हमें बताए कि इनका क्या करना है, फिर हम देखेंगे इनको। आप लोग जी अपने सर। डिपार्टमेंट से रब्ता करें। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस बच्चे का अपलोड नहीं हुआ वो कोऑर्डिनेटर से रब्ता करे। यस सर। हाँ जी, अब हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप लोग तो बिल्कुल वो इस तरह हो जाते हैं ना कि यानी ढीठ बन जाते हैं कि बस इन्होंने अब दरगुजर करने का कह दिया तो अब तो हम दरगुजर वाले साइड भी जाएंगे सारे, जरा अपना जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। अब तो पिछले 2-3 सेमेस्टर से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 4-4 दफा आपने ये प्रैक्टिस कर ली है। हर कोर्स के लिए कितने कोर्सेज के आपने पेपर दिए हैं, तो अभी भी आप कहते हैं कि हमसे पेपर अपलोड नहीं होता। तो भाई अपलोड नहीं होता तो यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दी हुई है कि आप फिर वेट कर लें यूनिवर्सिटी खुलने का। ये तरीका नहीं है कि आप बाकियों का अभी ख्वार करेंगे, आपकी वजह से बाकियों के रिजल्ट रुके रहे और आपकी वजह से बाकी लोगों के कहीं सबमिशन एडमिशन की डेटें भी गुजरती रहें। ये तो कोई तरीका नहीं है। ये आप अपने डिपार्टमेंट से पहले बात करें, वो हमें डिपार्टमेंट कहेगा कि हाँ भी इसको देखें, तो फिर हम देखेंगे। ये तो बात नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे के पेपर आए हैं उन्हीं को हमने ट्रीट करना है, पहले हमने बता दिया था। इसमें तो हमारा कसूर नहीं, आपका कसूर है, आप इसको मैनेज करें। जी जी सर। यस सर। सर तो ये इसमें बता माइंड करने की दीजिएगा। बात नहीं, आपने गलती की है। आपने पूरे सिस्टम को डी ट्रैक करते हैं इस तरह से, सिस्टम चल ही नहीं पाता फिर सही जब सारे लोग इस तरह से गलत करते हैं। ये वही बात होगी ना कि सब कहते हैं हम तो मानते ही नहीं, तो फिर हम भी नहीं मानते भाई। फिर देखते हैं आप जीते हैं या हम जीते हैं, फिर तो यही होगा ना। नहीं उसके सर, मसाइल है, तो आप ये ही नहीं है सर। कि हम एंटरटेन भी उसको एंटरटेन करें तो वो एंटरटेन होता नहीं। फिर चीजें मसाइल रुक जाती हैं चीजें, और जो है ना बाकी बच्चों का भी हर्ज होता है। जब एक तरीकाकार बना है तो बस उसी को फॉलो करना है हमने। तो क्या यस कहते सर। हैं? जी बिल्कुल सर। सर, ऐसा ही है। सही जी है। सर। हाँ, तो आप लोग जिन लोगों ने ईमेल लिखी हैं, तो आप जरा अपने डिपार्टमेंट से बात कर लें कि अब हमारा क्या होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट वाले सर कह रहे थे कि अभी हम जो है ना एक कमेटी बिठाएंगे, फिर कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है सर। यही बात है ना कि आप लोगों ने तो ऐसे किया हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो बच्चों ने भेजे भी हैं पेपर, ये नहीं है सबने। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं
कि आप लोग ये मत किया करेंगे, उधर पेपर अपलोड भी कर दिया, 2 जगह पे अपलोड कर दिया पेपर, और इधर जी ईमेल भी कर दी, उधर व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जब आप ईमेल सेंड करते हैं, अगर आपने अपलोड कर दिया, वो आपको बताता है अपलोड हो गया, बात खत्म हो गई। आपको किस चीज का शक रहता है? जो ये ऐसा वो एक खलियार मचाते हैं, इसको मैस कहते हैं, मैस क्रिएट करते हैं कि खिचड़ी पक जाती है, तो ये क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम लोग काम ना कर सकें, या आप लोग बच्चे हैं, या कि आपको नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी है। मैनुअल में तो फिर आगे पीछे हो जाता है, ये जब चीज हो जाती है तो ये बताता हो जाती है, नहीं होती तो नहीं होती, और आपका कनेक्शन भी सही हो, चल रहा हो सब कुछ, तो फिर तो मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी जो है ना, हर तरफ मैसेज बखेर रहे होते हैं ताकि जनाब अगले बंदे को तंग तो करें। तो इन चीजों से फिर आप लोगों के लिए किसी का नरम गोशा तो नहीं पैदा होगा। जो किसी को रियायत देनी हो कि बंदा कहेगा जाओ यार हम तो नहीं देते, रियायत दे के फंस जाएंगे हम तो ये सारी बातें जो है ना, यू मस्ट नो कि ये जो है हर काम का जब हम अपलोड करते हैं पेपर, क्या हम आपको व्हाट्सएप करने लग जाते हैं पेपर साथ ही कि यार क्या पता वहां से ना मिला हो? आपको भी नहीं करना चाहिए। असूल ये होता है कि आप करें, और उसके बाद मैं जो है ना एक्सेल शीट से आपको उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, इन लोगों के रिस्पॉन्सेज आ गए, दैट्स इट। हाँ, उसमें किसी का नाम ना हो और उसने किया हो, फिर वो मुझसे बात करे, कोऑर्डिनेटर से बात करे कि भी अब मैं क्या करूं, फिर उसे कहें ईमेल कर या जो भी। ये तो आप अपनी तरफ से ही ट्रैफिक चलाए रखते हैं भाई, कि भी व्हाट्सएप पे भी आंसर शीटें भेज रहे हैं और जनाब ईमेलें भी कर रहे हैं, ये तो सारा गलत काम है। आप ये समझते हैं कि आपका एक का पेपर है तो एक बच्चे का पेपर नहीं होता, मोस्टली यही कर रहे होते हैं, तो वो उधर ऐसा एक मेस क्रिएट हो जाता है, उसको हम मैनेज नहीं कर पाते। अब एक बच्चा उसमें 3-3 दफा, एक यानी सिर्फ एक नहीं है, यानी एक ही बच्चा 3-3 दफा तो ईमेल करता है, तो इसका क्या मकसद बंदा पूछे कि ईमेल हो गई, चलो एक दफा हो गई, अब हम उसमें से क्या तलाश करेंगे? अब इसका पता नहीं कौन सा सही वाला होगा, या इसने वैसे ही गलती से कर दी है, या इसने बेवकूफी से कर दी है, तो उसमें लिखा तो नहीं आता कि भाई ये बेवकूफी से की थी, ये सही की थी, हम कौन सी माने? तो बेहतर है कि किसी को भी ना माने। तो जो बच्चा अपलोड करे उस पेपर को डील करें, जो ना करे उसको एब्सेंट मार करें, तो बस खुद ही फिर कर देंगे अपलोड, क्योंकि सबको आता है अपलोड करना, ऐसा तो मसला नहीं है। देखें जो है ना 2 बजे टाइम था, कहते हैं 5 मिनट दे दें, तो यार 5 मिनट की बात थी तो आप खुद को 5 मिनट नहीं दे सकते थे? आप लोग खुद को 5 मिनट दे देते। ये बिल्कुल आप लोगों का गलत एटीट्यूड है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वो अब